तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CBSE 10 का, है ना, पहला चैप्टर हिस्ट्री का। वो क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इस चैप्टर को समझने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, मतलब यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म राइज किया, है ना, उसका हर एक प्रोसेस को इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए अगर तुम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो, तब इसमें थोड़ा ऐसा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो चैनल पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेरे चैनल पे वीडियो नहीं है ना, लेकिन कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज समझते हैं इसको। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सारा रेफरेंस बता दूँ। ठीक है, फिर भी तो आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब का? फ्रेडरिक सोरियू। अब ये भाई साहब थे कौन? ठीक है, बेसिकली ये एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ बात तो तुमको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, और NCERT के भी पहले पेज में ये पिक्चर है। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, इसी पिक्चर के बारे में ये डिटेल है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो फिर पहले समझते हैं कि वो कौन थे भाई साहब। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि एक सीरीज ऑफ पेंटिंग को तैयार किए थे 1848 में। एक सीरीज ऑफ पेंटिंग, मतलब बहुत सारे पेंटिंग का एक सीरीज तैयार किए थे। कब? 1848 में, है ना। विच विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड दैट इज मेड अप ऑफ अ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब उनका एक सपना था, है ना, उनका जो एक विजुअलाइजेशन था ना अपने ड्रीम्स में। ठीक है, उस चीज़ को बेसिकली वो पेंट कर रहे थे, है ना, उसी चीज़ का वो पेंटिंग था। वो किस चीज़ का सपना देखते थे? वो एक ऐसा सपना, एक ऐसा दुनिया देखना चाहते थे, है ना, जो कि सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बना हो, है ना, कोई मोनार्की नहीं हो, कोई डिक्टेटर नहीं हो। ठीक है, सारे लोग आज़ाद हो, सबका अपना अपना राइट हो, एकदम मतलब एक ऐसा दुनिया वो देखना चाहते थे उस समय में, है ना। उस समय में समझो 1848 का बात हो रहा है। ठीक है, तो अब इन द सोरियोज यूटोपियन विजन, है ना, यूटोपियन विजन का मतलब यही होता है ना, एक ऐसा दुनिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। यूटोपियन विजन का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा दुनिया जो कि अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो सपने में देख सकते हो। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब वो जो पिक्चर है उसमें दिख रहा होगा कि द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, है ना, द पीपल ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब अलग अलग ये जो पिक्चर होगा, है ना, इसमें जो लोग होंगे लाइन में लगे हुए और सबके हाथ में अपना अपना एक कंट्री का फ्लैग होगा, तो उसमें दिख रहा है कि अलग अलग जो नेशन है उसके लोग एक साथ जमा होकर ना अपने 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 नेशन को दिखा रहे हैं। क्योंकि उस समय नेशन वाला कोई उस समय तामझाम था नहीं, है ना, किंगडम हुआ करता था, ये सब हुआ करता था, नेशन नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, तो इस वजह से नेशन दिखाया गया वहाँ पे। उसके बाद क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हालांकि फ्रांस का लिबर्टी जो था, ठीक है, एल्गोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया। जैसे भारत का कैसे भारत माता बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आगे पढ़ेंगे उस जर्मेनिया के बारे में, लेकिन यहाँ पे भी उसको, यहाँ पे क्या दिखाया गया? उसको एक फीमेल फिगर के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, और इस पिक्चर में ही तुमको दिख रहा होगा, है ना, एक फीमेल फिगर है जिसके हाथ में एक टॉर्च है। ठीक है, एक क्या है? टॉर्च है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, है ना। टॉर्च का मतलब ये बैटरी वाला टॉर्च नहीं, है ना, मसाल जिसको कहते हैं, है ना, तो वो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। इनलाइटमेंट का मतलब लोगों को नॉलेज वॉलेज, है ना, नॉलेज समझाने बताने, ये सब वाली चीज़ों को इनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। और क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन, मतलब लोगों के अधिकार का, है ना, लोगों के अधिकार का, है ना, उसमें बेसिकली लिस्ट है ना, कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या लोगों का राइट्स होना चाहिए। ठीक है, उस सब के बारे में। चार्टर का मतलब बेसिकली नियम कानून जो होता है। ठीक है, वो पूरे राइट्स का उसमें क्या है? लिस्ट है। और क्या? यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्जरलैंड आर लीडिंग, उसमें देखा जाएगा तुमको फिगर में दिख रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन, है ना, और स्विट्जरलैंड का झंडा जो है ना सबसे आगे है। क्यों है? उसका कारण है कि बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, वही दो एक ऐसा जगह था जो कि नेशन स्टेट बन चुका था, अमेरिका और कौन? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये कुछ तस्वीर के बारे में था जो कि आपके बुक में है। एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है इससे का, बहुत बार क्वेश्चन भी आया इससे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर के अंदर। तो देखो, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन किस तरह से आया उसको समझते हैं। बेसिकली उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक से।
ठीक है। कि देखो एक तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789, ठीक है। 9th महीने में पढ़ो भाई साहब, बहुत दिक्कत होगा इसमें, ठीक है। तो 1789 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो उस फ्रेंच रिवोल्यूशन को ही क्या मार्क किया गया है ना, कि सबसे पहली बार वही उसी को कहा गया कि वहीं से क्या शुरू हुआ? नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, है ना। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से शुरू हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो अब जो स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, ठीक है, जो उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन में शामिल थे, है ना, उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को किया गया जिससे कि क्या बढ़े, है ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़े, है ना, फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस बढ़े, है ना, लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहें, ठीक है, एकता बढ़े लोगों में, उन लोगों को लगे कि हाँ हम एक नेशन के इंसान हैं, ठीक है, हम किसी एक नेशन से बिलोंग करते हैं, ना ही कि किसी किंगडम से, अलग अलग किंगडम से, ठीक है, हम एक साथ एक नेशन में रह सकते हैं, देश हमारा है, ठीक है। तो इस तरह का जो भावनाएं है ना, इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। जैसे नया आइडिया लाया गया, है ना, लोगों को नया आइडिया समझाया गया, जैसे ले सिटोयन, ठीक है। अब ले सिटोयन क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है 10 सिटीजन्स, है ना। तो सिटीजन्स कब हो सकता है? सिटीजन का मतलब किसी न किसी कंट्री के तो सिटीजन होंगे ना, किसी नेशन के सिटीजन होंगे, ठीक है। तो जब सिटीजन का कॉन्सेप्ट आएगा, नेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तब ना लोगों को लगेगा कि हाँ हम भी, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन सिटीजन है ना, तो हमारा देश क्या है, हमारा कंट्री क्या है, हमारा नेशन क्या है, इंडिया है, ठीक है। और इंडिया हमारी, जैसे कि बोलते हैं धरती माँ, है ना, तो धरती माँ, इसी तरह ही लोगों का बोलता है फादरलैंड, ठीक है ना। हम लोग का क्या है? धरती माँ, हाँ धरती माता, ठीक है, ये क्या है? फादरलैंड, ठीक है, फादरलैंड, ठीक है, इसका पिताजी का लैंड है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि आगे क्या है, वर्ल्ड वॉर क्या किया कि फ्रेंच फ्लैग लाया। पहले क्या लगता था? पहले लगता था रॉयल फ्लैग लगता था। किसका रॉयल फ्लैग? बर्बन फैमिली का रॉयल फ्लैग लगता था, है ना। फ्रांस में पहले किसका राज चलता था, किसका मोनार्की चल रहा था, है ना, बर्बन फैमिली का, जिसका कि राजा कौन था? लुइस 16। फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय राजा कौन था? लुइस 16, ठीक है। तो फ्रेंच फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया, है ना, सॉरी, फ्रेंच फ्लैग को लाया गया, क्या किसको रिप्लेस करके? रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके लाया गया। उसके बाद स्टेट जनरल्स वो चुना जाने लगा, है ना। पहले वहाँ पे मीटिंग होता था, ठीक है, वहाँ जो मीटिंग होता था ना उसको जनरल स्टेट मीटिंग कहते थे, ठीक है। उसका नाम भी बदल दिया गया, नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नाम बदल के उसका क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। और वहाँ पे जो लोग मीटिंग में बैठे थे उसको आप किस तरीके से लाया जाता था? इलेक्ट करके, है ना, इलेक्शन करके। जैसे हम लोग का लोकसभा कैसे है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट करके हम लोग MP भेजते हैं, तो ये लोग भी यहाँ पे इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता था। बात समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद बहुत सारे इंटरनल टैक्सेस लगते थे, है ना, इंटरनल कस्टम्स लगते थे, है ना। जब मोनार्की था बहुत सारा, मतलब एक तुरंत बहुत सारी जगहों पे टैक्सेस लगता था, ठीक है, उससे बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। और तो टैक्सेस ड्यूटीज़, है ना, मतलब टैक्सेस ड्यूटीज़ एक ही बात है ना। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब टैक्स हो गया, ठीक है। वो सारा चीज़ों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जिससे कि ट्रेड में भी क्या हो गया? आसानी हो लगा, व्यापार करने में, ठीक है। और भी चीज़ें की गई। और क्या लाया गया? और लाया गया एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। किस चीज़ के लिए? है ना, वेट और मेजर्स के लिए। किसके लिए? वेट और मेजर्स के लिए। अब इस न्यू सिस्टम लाने का क्या मतलब था? क्योंकि इससे समस्या बहुत होता था, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट सिस्टम था, है ना, मेजरमेंट सिस्टम था। कहीं केजी में नाप रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तरीके, कहीं केजी में नाप रहा है, कहीं लीटर में नाप रहा है एक ही चीज़ को, ठीक है। कहीं अलग अलग चीज़ों में नापने, जैसे कि कोई पाउंड में नाप रहा है, कोई जैसे हम लोग केजी में नापते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या होता था ट्रेड करने में। कोई 1 केजी खरीद के ले गया तो बोल रहा है इस हिसाब से, दूसरे हिसाब से लेंगे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था, बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। अब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लोग क्या किए? एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया पूरे फ्रांस में, है ना, कि सारे लोग इसी सिस्टम को मानेंगे, है ना। एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, मेजरमेंट यूनिट बना दिया, इसी चीज़ को लोग मानेंगे। तो उससे क्या होगा? लोगों को आसानी हो गया, सामान को बेचने में, खरीदने में, सबको आसानी हो गया, ठीक है। और क्या हुआ कि फ्रेंच को जो है ना एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज को जो है ना एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरे फ्रांस में, है ना, कि सारे लोग इसी लैंग्वेज को बोलेंगे, है ना। और जो रीजनल लैंग्वेज थे ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया। कहने का मतलब कि रीजनल लैंग्वेज ना बोले, है ना, फ्रेंच को बोले, है ना, जिससे कि क्या होगा कि यूनिटी बढ़ेगा, है ना। एक जैसा लोग, एक कॉमन लैंग्वेज लोगों में रहेगा तो लोग एक दूसरे को क्या कर सकेंगे? ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। मान लो कि अभी हम हैं, ठीक है, तो या मान लो तुम लोग किसी स्कूल में गए, ठीक है, ऐसा स्कूल में गए, है ना, जहाँ पे लोग दूसरा भाषा बोल रहा है, ठीक है, उसी देश में हो लेकिन दूसरा भाषा बोल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है,
अब लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, दोस्ती नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी क्लास में एक और तुम्हारे तरह के भाषा बोलने वाला आ गया कोई इंसान, है ना, कोई मान लो हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता है, तो उससे तुम्हारा दोस्ती ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम उसका बातों को समझ पाओगे, है ना, जान पाओगे उसको अच्छे से। तो भाषा कॉमन रखना, एक भाषा कॉमन रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, यूनिटी बढ़ता है। ठीक है, तो वो किया गया। उसके बाद क्या, नए नए पोएम्स लिखे गए, राइम्स लिखे गए, कविताएं लिखी गई, है ना, बहुत सारी देशभक्ति के गाने लिखे गए। ठीक है, अब अलग अलग तरह के ओथ लिए गए। और क्या, पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। मतलब अब एक कोई हेड क्वार्टर होगा, वहाँ से पूरे फ्रांस पे, है ना, फ्रांस को क्या किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, अलग अलग भाग नहीं रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया गया, जिससे कि अच्छे से फ्रांस को चलाया जा सके, सारे जगह एक नियम कानून अप्लाई हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि चेंजेज किए थे कौन, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज लोग। ठीक है, अब पढ़ना है नेपोलियन भाई साहब को। ठीक है, नाम है भाई साहब का नेपोलियन बोनापार्ट। नाम तो सुने होगे 9th में, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ लो भाई साहब, अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, ये भाई साहब जो है ना, एक फॉर्मर मिलिट्री लीडर था। ठीक है, कौन था, फॉर्मर मिलिट्री का लीडर था फ्रांस का ही। ठीक है, जब मोनार्की ख़त्म हुआ था, है ना, बेसिकली तब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था, जिसको कि नेशनल असेंबली वो सब में वो सारी जो चीज़ें बताएं। अब वो नेशनल असेंबली के बाद जो है ना, ये भाई साहब आ गए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में। ठीक है, कब आ गए, 1797 में, है ना, आ गए थे, है ना, फ्रांस को कब्जा कर लिए थे। ठीक है, और क्या किए, पूरा फ्रांस का डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया। बताओ कितना मेहनत से लिया था डेमोक्रेसी, है ना, वो ख़त्म कर दिया फ्रांस का। और दोबारा क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, मोनार्की को। ठीक है, मोनार्की री इंट्रोड्यूस करके एक सिविल कोड लाया। ठीक है, मेड अस सिविल कोड होगा यहाँ पे, सिविल कोड ऑफ 1804, मतलब 1804 में, 1804 में नेपोलियन एक क्या लाया, सिविल कोड लाया। अब सिविल कोड के बेसिकली एक नियम लाया, एक कानून लाया। ठीक है, अब वो कानून क्या कहता था, उस कानून को हालांकि हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो था सिविल कोड 1804 का, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और कुछ खराब चीज़ें भी थी। पहले अच्छी चीज़ों को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी रखने का राइट्स हो गया। ठीक है, और क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो बर्थ प्रिविलेजेस, मतलब आप किसी भी घर में पैदा हुए हैं, नेपोलियन को उससे कोई मतलब नहीं है, जो कानून है वो सबके लिए क्या है, बराबर है और होना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फीडुअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फीडुअल सिस्टम समझते हैं ना, मतलब पहले लोग जो है ना, जैसे सारा ज़मीन होता था राजा का, है ना, तो अब वो लोग किसान सबको रेंट पे दे दिया, है ना, कि हाँ तुम रेंट पे ले लो, वो सब फीडुअल सिस्टम कहलाता था बेसिकली। वो सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। बंधुआ मजदूरी जो होता था, है ना, सर्वडम, है ना, बाउंडेड लेबर जिसको कहते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ को क्या कर दिया, ये ख़त्म कर दिया। सारा चीज़ अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड वेट लाया सब कुछ मेजर वेजर करने के लिए। उसके बाद जितना भी ट्रेड बैरियर्स था, है ना, ट्रेड बैरियर्स था वो सब हटा दिया। एक कॉमन करेंसी लाया, है ना, नेशन के लिए क्या लाया, कॉमन करेंसी, इसके पीछे भी पड़े थे, है ना, वो तो बेसिकली वही बता रहे, इंट्रोडक्शन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी, तो यही भाई साहब लाया था, स्टैंडर्ड वेट और कॉमन करेंसी सब। ठीक है, तो ये तो थी अच्छी बातें। ठीक है, अब ये सब जब हुआ, ठीक है, तो कुछ लोग बहुत खुश थे। कौन थे वो लोग, समझते हैं। तो ये लोग जो थे ना भाई साहब, ये लोग बड़ा खुश थे नेपोलियन की, बारे भाई गजब कर दिया आप। ठीक है, तो कौन कौन लोग थे, जैसे कि ब्रुसेल्स का हो गया, है ना, मिलान हो गया, वार्सो हो गया, ये सब कुछ सिटीज़ के नाम है। ठीक है, यहाँ सब के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना। फ्रेंच आर्मी को जो है ना, ये लोग ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे क्या, है ना, हार्बिंगर्स ऑफ क्या, लिबर्टी, है ना, मतलब एकदम अरे भाई, कहने का उन लोग का मतलब था कि आज़ादी का मतलब ही आप लोग हैं। फ्रेंच आर्मी एकदम खुश हो गया, अच्छे से एकदम वेलकम किया सबको कि भाई तुम ही हो माता चौपिता, तुम ही, एकदम बढ़िया एकदम। ठीक है, एकदम कि यही लोग लिबर्टी, है ना, यही लोग फ्रीडम है। ठीक है, यही लोग तो अच्छे से लाया फ्रीडम, है ना, मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन कुछ ही देर में इसकी खुशी ख़त्म हो गई। कैसे, जब इन लोगों को अच्छे से पता चला कि और क्या क्या है सिविल कोड में। ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं था भाई साहब, है ना, जरा भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। कुछ बोल देते, नेपोलियन की गलत करें, मार के था निकाल देता वहाँ से। ठीक है,
और क्या, टैक्सेशन बढ़ा दिया था, ठीक है। और तो और क्या, फ्रेंच आर्मीज, है ना, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो है ना ज़बरदस्ती किया जा रहा था, ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करवाया जा रहा था सबको, कि सबको करना है ज्वाइन, है ना, ज़बरदस्ती, ठीक है। और क्या, सेंसरशिप, सेंसरशिप समझते हो? सेंसरशिप कहने का मतलब जैसे कभी कभी सुनते हो ना कि ऐसा फिल्म आने से पहले सेंसरशिप में जाता है ना, सेंसर बोर्ड में जाता है, उसके बाद कट वट के आता है, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, फिल्म सब में, ठीक है। तो क्या होता है सेंसरशिप? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो वो बोलेगा वही तुमको दिखाना है। मान लो कि न्यूज़पेपर उस समय चलता था, तो न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर न्यूज़पेपर छापना है तो पहले उसके ले जाकर दिखाना पड़ेगा कि आज का न्यूज़पेपर ये है, छाप दें क्या? तो अगर वो बोलेगा कि इसको नहीं छापना है तो उसको नहीं छापना होगा। मतलब बेसिकली उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। वो जिस हिसाब से बोलेगा उसी हिसाब से न्यूज़ बताना है, दिखाना है, उसी हिसाब से नाटक ड्रामा जो भी करना है। उसमें भी नेपोलियन को सबको क्या दिखाना है? अच्छा दिखाना है, ख़राब नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, है ना, किसके? सिविल कोड के, है ना, जो कब आया था? 1804 में। कौन लाया था? नेपोलियन लाया था, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो देखो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह बनना शुरू हुआ, है ना, बेसिकली नेशनलिज्म का फीलिंग किस तरह से होना शुरू हुआ उसको समझना है। सबसे पहली बात तो मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी का मतलब 70-50, है ना, 70-50 का बात हो रहा है ना। 18th सेंचुरी का मतलब क्या? 1700 से 1800 के बीच का बात हो रहा है, ठीक है। तो मिड 18th सेंचुरी में जो है ना कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, मतलब कोई भी कंट्री, है ना, कोई भी नेशन नाम का कोई चीज़ नहीं था यूरोप में उस समय, ठीक है। और क्या, वहाँ पे सिर्फ क्या थे? किंगडम से, है ना, ड्यूसीज था, कैंटोन्स था, ठीक है। अब किंगडम से मतलब वहाँ का कौन होता है? वहाँ का रूल कौन करता है? किंग करता है। ड्यूसीज का मतलब यहाँ पे कौन करता है? ड्यूक करता है, ठीक है। तो उसी तरह ये छोटा एरिया होता है, ठीक है। किंगडम का मतलब एक बहुत बड़ा इलाका जिसका एक राजा होता है, जैसे कोई स्टेट है, ठीक है। उसके अंदर ये एक तरह से समझ लो ये डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसके तरह अंदर ये समझ लो ब्लॉक्स है, मतलब छोटा एरिया होता है उससे, ठीक है। तो ये सब हुआ करते थे, कोई नेशन स्टेट नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, जहाँ तक टेरिटरी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, है ना, जहाँ उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वहाँ तक बात हो रहा है ना। मतलब ऐसा एक प्रॉपर टेरिटरी नहीं होता था कि यहाँ तक हमारा देश है, इसके अंदर सब लोग रह रहे हैं, एकदम देश से मोहब्बत है सबको, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और क्या कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते थे, सबका अलग अलग कल्चर होता था, सबका आइडेंटिटी अलग अलग होता था, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंसेस जो है ना जल्दी, अब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होगा तो उतना ज़्यादा यूनिटी नहीं आता है, ठीक है। यूनिटी लोगों में उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता है। इन लोगों में बस एक ही चीज़ कॉमन था, वो चीज़ क्या था? वो चीज़ ये था, ये सबका राजा एक था, है ना, उस सबका एम्पायर कौन था? एक था। इससे ज़्यादा कॉमन उन लोगों के ज़िंदगी में कुछ नहीं था। उन लोगों को कोई मतलब नहीं था किसी से, हमारा देश क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हैब्सबर्ग का, है ना, कि अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, बहुत दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। यूनिटी मतलब प्रमोट नहीं होता था, लोग एक नहीं होते थे अपने नेशन के लिए। जैसे हम लोग क्या है, भले अलग अलग स्टेट में रहते हो, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन इंडिया का बात हो, है ना, तो सारा एक हो जाता है लोग। तो वो सारी चीज़ें, वो वाली भावनाएं लोगों में उस समय नहीं थी, है ना, कि हम उनको अपने देश के लिए कुछ करना है। वो लोग को उससे कोई मतलब नहीं कि देश का क्या हो रहा है, ठीक है। वो लोग अपना खाओ पियो सो जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल भी सेंस ऑफ यूनिटी उस टाइम नहीं था, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं। तो हम लोग का अगला सब टॉपिक है, उसका नाम क्या है? एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेट मतलब अमीर लोग, ठीक है। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या? अमीर लोग, ठीक है। जमींदार लोग, जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन हो, अमीर हो, रईस हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेट। तो पहले के जो सोसाइटी था, पहले का जो यूरोपियन सोसाइटी था, उसमें दो तरह के लोग रहते थे, या तो एरिस्टोक्रेट रहते थे या तो गरीब लोग रहते थे, फार्मर लोग रहते थे, गरीबी होता था बेसिकली वो लोग, ठीक है। तो दो ही क्लास हुआ करता था, ठीक है। बाद में आया मिडिल क्लास जो आया ना, वो बाद में आया, पहले या तो अमीर या तो आप गरीब हैं, ठीक है, बीच में कुछ फेरा नहीं, ठीक है। तो अब जो एरिस्टोक्रेट और पीजेंट्स में अंतर क्या होता था कि ये जो होते थे ना सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल होते थे। कौन लोग? एरिस्टोक्रेट्स लोग, है ना, राजा वाजा सब इसी में आ जाता था, मंत्री वंत्री, ठीक है।
तो ये लोग सोशली भी और पॉलिटिकली भी दोनों तरह से क्या होते थे, पावरफुल होते थे, ठीक है। और ये क्या होते थे, बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होते थे, गरीब होते थे, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, मतलब पैसा भी नहीं होता था, चार गाली भी देता था सब, ठीक है, अमीर लोग बड़ा लोग, ठीक है, उसी को सोशली वीक कहते हैं ना, मतलब कोई समाज में वैल्यू नहीं देता था। और क्या कि यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, है ना, इन लोगों का जो जीवन था एरिस्टोक्रेट का, वो लोग एक तरह का जीवन जीते थे, है ना। सारे एरिस्टोक्रेट्स के पास जाते तो वो लोग एक तरह का ज़िंदगी जीता था, ठीक है। लेकिन इस सब में ऐसा कुछ नहीं था, जिसको जो मिल रहा खा पी रहा सो रहा, कोई मतलब नहीं किसी से, ठीक है। और क्या कि इन लोगों के पास बहुत अपने अपने ज़मीन हुआ करते थे, ठीक है, टाउन हाउसेस हुआ करते थे गांव में, मतलब बड़े बड़े घर हुआ करते थे गांव सब में, ठीक है। इनके जो फैमिली होते थे एरिस्टोक्रेट के, ये सबके यहाँ शादी वादी हुआ करता था भाई साहब, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ तो लगता होगा यहाँ तो सबके जगह शादी होता है, गरीब हो अमीर हो, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अभी भी यूरोप में बहुत कम होता है शादी, ठीक है। तो बेसिकली क्या कि अब ये लोग पीजेंट लोग होते हैं, इसके पास ये लोग के पास अपना ज़मीन बहुत कम होता है, किसी किसी के पास तो होता ही नहीं है, ठीक है। और शादी वादी लोग के कुछ ना होता है, ठीक है। ये जो पीजेंट लोग हैं उस सब में शादी वादी वाला रिचुअल नहीं था, ठीक है। यूरोप में अभी भी बहुत सारा ऐसा होता है कि बिना शादी का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब परिवार एक साथ रहता है, बच्चा वच्चा सब होता है, ठीक है। तो पीजेंट लोग कहाँ के, यूरोप के, उस सब में ऐसा मैरिज वैरेज वाला कोई सिस्टम नहीं था। अरे भाई लोग को खाने का पैसा नहीं, कहाँ शादी में इतना पैसा खर्चा करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ये लोग इतना पावरफुल ये सब थे, फिर भी ये लोग क्या थे, माइनॉरिटी थे, है ना, मतलब नंबर इनका क्या था, कम था, है ना, पॉपुलेशन बहुत कम था। लेकिन ये लोग भाई साहब मेजोरिटी में थे। बताओ, ये लोग शादी वादी कर रहा है फिर भी क्या माइनॉरिटी में, ये लोग नहीं कर रहा फिर भी मेजोरिटी में, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एरिस्टोक्रेट और पीजेंट बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब तो तुम लोग एरिस्टोक्रेट और पुअर, है ना, पीजेंट लोग को समझ गए। अब ये जो बीच वाला चीज़ आया कौन, न्यू मिडिल क्लास, ये कैसे आया, कहाँ से आया, उसको समझते हैं, ठीक है। इसका जो इमरजेंस हुआ ना, ये जो आना शुरू हुआ, ये हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, है ना, मतलब 1750 के बाद। 1750 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1750 में ही क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1750 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। तो अब 1715 के बाद जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज होने लगे, है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बढ़ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे कि एक नया कॉमर्शियल क्लास का, है ना, हमारे सोसाइटी में, है ना, इमरजेंस हुआ। वो कौन लोग थे, वो लोग को कहते थे हम लोग वर्किंग क्लास भी कहते थे, या कॉमर्शियल क्लास या न्यू या फिर मिडिल क्लास कहते थे, ठीक है। अब इसमें जो इस क्लास में जो लोग थे वो सब कौन थे, एरिस्टोक्रेट सब तो क्या थे, अमीर अमीर लोग थे, है ना। एक तो ये पीजेंट लोग गरीब सब लोग थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे उतना, ये लोग सब था, ये लोग के पास पैसा भी था, है ना, और ये लोग पढ़े लिखे भी थे, समझ रहे हो बात। उन लोग के पास पैसा है, ये लोग गरीब, ये क्या है, इसके पास पैसा भी है, पढ़ा लिखा भी है, और मतलब पैसा है तो मतलब ज़्यादा पैसा ना, मतलब ठीक ठाक काम चल जाएगा, है ना, मिडिल क्लास इसलिए तो कह रहे हैं ना इसको, ठीक है। तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग था, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर इंजीनियर ये सब हो गया, ठीक है, ये लोग थे। और ये लोग का जो सोच था ना वो कैसा था, ये लोग का आइडियोलॉजी था लिबरल, है ना, नेशनल यूनिटी चाहता था ये लोग, है ना, कि एक नेशन हो, नेशनल यूनिटी हो लोगों में, ठीक है। और क्या ये लोग चाहते थे कि एरिस्टोक्रेटिक जितना भी प्रिविलेजेज है ना, मतलब इन लोगों को जितना भी फायदा मिलता है ना एरिस्टोक्रेट लोग को, वो सारा क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, सबको बराबर ट्रीट किया जाए। और क्या, और यही मिडिल क्लास लोग था, है ना, मिडिल क्लास वाला, देखो मिडिल क्लास वाला लोग को ही जो है ना देश दुनिया से मतलब होता है, ना गरीब को मतलब होता है ना अमीर को मतलब होता है। तुम कभी अमीर लोग को ना देखोगे कि झगड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी पे, और ना ही गरीब लोग को देखोगे, है ना। गरीब लोग को चाहिए कि भाई आज का खाना कैसे खाना है, उसको पुराने में रह जाता है, उसका दिन खत्म हो जाता है कि आज का खाना मेरे घर में बनेगा कि नहीं, मजदूरी आज मिलेगा कि नहीं, ठीक है। और जो अमीर लोग होते हैं उसको तो कोई मतलब है नहीं, उसको सब सुख शांति कोई दिक्कत नहीं। मेन जो दिक्कत होता है ना वो किसको होता है, मिडिल क्लास को, ठीक है। इसीलिए अब यूरोप का जो बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ ना उसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, मिडिल क्लास का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। यही लोग बाद में मोनार्की के खिलाफ बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन लोग था, यही लोग था, मिडिल क्लास वाला लोग था, ठीक है।
यहाँ तक चीज़ें आई समझ में? आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी। आगे समझते हैं। तो देखो अब एक चीज़ आया अभी जैसे मिडिल क्लास वाला में है ना कि वो लोग लिबरल था। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का देखो, लिबरल पहले जो वर्ड है ना वो बना है लीबर से, ठीक है। अब ये जो लीबर है LIVER वाला नहीं भाई साहब, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लीवर नहीं, ठीक है। ये लीवर का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। लीबर का मतलब फ्री, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। तो ये जो लिबरलिज्म भी जो है ना, लिबरलिज्म मतलब होता है कोई चीज़ को मानने वाला, है ना, कोई चीज़ को मानने वाला, ठीक है। तो बेसिकली जब ये एक थॉट बन जाता है ना, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म, ठीक है। तो वो किससे डिराइव हुआ था? एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम क्या था? लीबर, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अब इसका मतलब होता है क्या कि इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द क्या, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, है ना, इक्वालिटी चाहिए होता है बिफोर लॉ, सबके लिए बराबर हो, है ना। अब जो मिडिल क्लास लोग था ना उसको लिबर्टी चाहिए था। क्या चीज़ों से लिबर्टी? उसको किस तरह का लिबर्टी चाहिए था? उसको चाहिए था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी। कैसा कैसा लिबर्टी चाहिए था? पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए था, ठीक है। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें थी समझते हैं उसको। तो देखो अब पॉलिटिकल फ्रीडम क्या क्या चाहिए था इन लोग को? पहली बात तो प्रिविलेजेस को अबॉलिश करना था, मतलब जो भी फायदा मिल रहा हो, है ना, अमीर को या फिर मोनार वाले रिश्तेदार जो भी है तामझाम, ठीक है, जिसको भी फायदा मिल रहा है वो सारा क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। उसके बाद क्या, सारे को लॉ के सामने क्या रखा जाए? बराबर रखा जाए। और क्या चाहिए था? यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब सबको राइट टू वोट चाहिए होता था। क्यों? क्योंकि जो अब वहाँ पे समस्या क्या था ना, अब वहाँ पे समस्या क्या था, अगर 9th में पढ़े होगे अच्छे से, ठीक है, तो उसमें तुमको पता होगा कि राइट टू वोट वुमेन को नहीं था, है ना, वुमेन को राइट टू वोट नहीं था, और मैन को भी नहीं था। कौन से मैन को? जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होता था, उस इंसान को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को चाहिए होता था, ये सब सारी चीज़ों से फ्रीडम। और क्या, इकोनॉमिक फ्रीडम का अगर बात करें तो वो लोग को फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए होता था। नहीं तो पहले डिसाइड करता था वहाँ के राजा लोग कि क्या बेचना है, कहाँ कितना देना है, वो सब, वो सारा चीज़ इन लोग को चाहिए था कि हम लोग भाई अपने से करें। ट्रेड बैरियर सारा एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। हालांकि ये ट्रेड बैरियर एबॉलिश हुआ भी कब हुआ? 1834 में, ठीक है, जिसका एक यूनियन बना जिसका नाम क्या था? कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन को वहाँ पे वो लोग क्या बोलते थे? ज़ोल्वरीन बोलते थे। क्या बोलते थे? ज़ोल्वरीन, ठीक है। तो अब समझते हैं ज़ोल्वरीन किसको कहते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो देखो अब ये आते हैं ज़ोल्वरीन पे, ठीक है, कस्टम यूनियन पे आते हैं। बेसिकली इसको इसीलिए लाया गया था ना, बहुत ज़्यादा समस्या था, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी। मान लो कि अब जो जैसे कि मान लो कि जर्मनी को जो है ना 20 जो नेपोलियन था, नेपोलियन के जाने के बाद 39 कॉन्फेडरल स्टेट में बांट दिया गया था, ठीक है। अब उसको भी समझेंगे नेपोलियन कब चला गया था, कैसे चला गया था, उसको आगे समझना है हम लोग को, ठीक है। तो अब उस 39 कंसंट्रेशन में बांट दिया, कॉन्फेडरेशन स्टेट में बांट दिया गया। तो भाई साहब अलग अलग 39 में चल रहा, भाई साहब अलग अलग करेंसी चल रहा है, ठीक है। तो वो सब बहुत ज़्यादा समस्या होता था। और तो और क्या, जैसे कि अगर मान लो कि हैप्सबर्ग से नर्म्सबर्ग जाना है, ठीक है, उसके बीच में 11 कस्टम यूनियन आता है, मतलब कस्टम टैक्सेस देना पड़ता था, ठीक है, जितना उस समय, हालांकि वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लेता था कि इतना वेट है तो उसका 5% लेंगे, ठीक है। और तो अलग अलग चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत था, है ना। जैसे कि मान लो कि उस समय फ्रैंकफर्ट में जो है ना, जैसे हम लोग अभी कैसे कपड़ा सबको मीटर में नापते हैं ना, वो लोग नापता था किस चीज़ में? LA में, है ना, ELLE, ठीक है, LA बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो LA है, ठीक है, उसमें बेसिकली फ्रैंकफर्ट में तुमको 54 पॉइंट समथिंग मीटर मिलता, तो कहीं 65 मिलता, कहीं अलग, मतलब अलग अलग स्टेट में उस चीज़ का अलग अलग नाप मिल रहा है। कैसे लोग काम करेगा? यहाँ बोल रहा है इतना मीटर इतना में खरीद के गए, दूसरी जगह बेचेगा तो कैसे बेचेगा? बहुत ज़्यादा समस्या होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ के लिए क्या लाया गया था, है ना, ज़ोल्वरीन लाया गया था। बेसिकली ये पर्सिया का इनिशिएटिव था, 1834 में लाया गया था, ठीक है। सबसे पहले तो टैरिफ बैरियर हटा दिया गया। ये जो टैक्स वाला था, इतना इतना टैक्स देना पड़ रहा है, आधा सब पता चल रहा है प्रॉफिट सब उसी में चला जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उससे ये भी होता था जितना ज़्यादा टैक्स उतना ज़्यादा क्या, सामान महंगा हो जाता था, ठीक है। और क्या, करेंसी को रिड्यूस करके 30 से कितना कर दिया गया? 2, मतलब 30 करेंसी अलग अलग चलता था, 2 करेंसी में ला दिया गया, ठीक है। रेलवे नेटवर्क को भी प्रमोट किया गया जिससे कि मोबिलिटी बढ़ सके, लोग जल्दी से एक जगह से जाके दूसरी जगह जा सके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये सब चीज़ होने पे क्या हुआ ना कि एक इकोनॉमिकल, कम से कम इकोनॉमिकल तरह से नेशनलिज्म सेंटिमेंट थोड़ा सा मजबूत हुआ, ठीक है।
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तो ग्रो कर ही रहा था उस टाइम पे और भी ज़्यादा, ठीक है। तो यही था क्या, ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन जो कह लो, ठीक है। तो अब इसके आगे अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कोशिश इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम से कम समय में मैं इसको पूरा करके आप लोग को दे सकूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।